Hello students, this is Samarth Dwivedi and welcome back into the second part of resonance concept. In the first part, we have covered resonance the beginning, resonance the inference. In this video, we are going to learn about resonance the hypothesis, and resonance the significance. Okay, so let's begin. The first thing in that is rules governing resonance. पहला पॉइंट ये कह रहा है जब भी हम किसी भी कंपाउंड के लिए केमिकल के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें एटम कभी भी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव नहीं करेंगे, मतलब पोजीशन ऑफ एटम विल बी फिक्स्ड. ओके, तो मूव क्या करेगा, जो पाई बॉन्ड्स होते हैं स्ट्रक्चर में वो मूव कर सकते हैं, लोन पेयर जो होते हैं हेटेरो एटम्स पे वो मूव कर सकते हैं, और जो साइन आते हैं जैसे प्लस होता है या माइनस होता है, कार्बो कैटायन, कार्बो एनायन, इस तरीके के जो एनायन कैटायंस होते हैं वो अपने पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, मतलब जो चार्जेस होते हैं वो चेंज करेंगे. ठीक है, कार्बन की पोजीशनिंग फिक्स ही होगी. फिर सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ओवरऑल चार्ज जो होगा किसी भी सिस्टम का, ठीक है, या किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, वो सेम ही होगा. थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि जितने भी एटम होंगे पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उन सभी का ऑक्टेट रूल क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए. एक फोर्थ रूल क्या कह रहा है कि अगर किसी भी केमिकल के लिए, कंपाउंड के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या बहुत ज़्यादा है तो वो स्ट्रक्चर या पर्टिकुलर वो केमिकल कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा. जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना कम स्टेबिलिटी. अच्छा, तो लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कह लीजिए, ये सब नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, मतलब इन रियलिटी ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट हम इनके हेल्प से कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ये समझते हैं कि किसी भी केमिकल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है तो हम इन सारे स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, आपके सामने 4 स्टेप्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. अगर आपने इसको चारों स्टेप को सीरियल वाइज याद कर लिया और प्रैक्टिस कर लिया तो आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी कि आप किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी केमिकल कंपाउंड का, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल हो या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल, उसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे. ठीक है, बस यही 4 स्टेप है. सो फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्नाइज द टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन. तो सबसे पहले कि कॉन्जुगेशन क्या है. ठीक है, तो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट, मतलब 1, फिर 1 के बाद 2 को छोड़ दो, फिर 3 को ले लो, 3 के बाद 4 को छोड़ दो, 5 को ले लो. ठीक है, तो इस तरीके से इसको अल्टरनेट बोला जाता है. तो देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया फिनॉल का, फिनॉल में देखिए ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड. तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है ना, इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, अब दूसरा इसमें कहा क्या गया है, रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन. अब टाइप, तो कॉन्जुगेशन 3 से 4 प्रकार के होते हैं. ठीक है, जैसे पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन होता है, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन होता है, और पाई बॉन्ड और चार्जेस जैसे माइनस चार्ज हुआ या प्लस चार्ज हुआ उनमें कॉन्जुगेशन हो जाता है, और फ्री रेडिकल्स के साथ भी ये कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं. ठीक है, तो ये सारे कॉन्जुगेशन के टाइप होते हैं. तो सबसे पहले आपको देखना है कि कितने प्रकार के कॉन्जुगेशन आपके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में है. जैसे ये मान लीजिए फिनॉल का स्ट्रक्चर है, तो इसमें तो एक दिख रहा है कि पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है क्योंकि ये अल्टरनेट पोजीशन पे है. और एक चीज और देखिए, ये पाई बॉन्ड है और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं. ठीक है, तो इन लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में भी क्या है, कॉन्जुगेशन है. तो हमें ये चीज पता चल गया कि यहाँ पे 2 तरीके के कॉन्जुगेशन है. सेकेंड स्टेप क्या कहता है, आइडेंटिफाई द डोमिनेटिंग कॉन्जुगेशन सिस्टम. अब देखिए 2 तरीके के कॉन्जुगेशन सिस्टम है, एक लोन पेयर पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड. ठीक है, तो इसमें से दोनों में से डोमिनेटिंग कौन होगा. ठीक है, तो इसके लिए एक थियरी है, वेस्पर थियरी. ठीक है, वेस्पर थियरी क्या बोलता है
कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम। मतलब कि पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड में सबसे कम रिपल्सन होगा देन द लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड। मतलब यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा यहाँ से, तो क्या करेगा, रिपल्सन ज्यादा होता है तो एक दूसरे को दूर हटाते हैं, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको पुश करेगा, इस पाई बॉन्ड को पुश करेगा, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो डीलोकलाइजेशन हो गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ जाएंगे तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसके वजह से यहाँ पे क्या जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यही चीज यहाँ पे दिखाया गया। अब थर्ड स्टेप क्या कह रहा है कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्जेस। अब देखिए यही जो इलेक्ट्रॉन आया ना आपके पास, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसी को आपको डीलोकलाइज कर देना पूरे रिंग पे। पहले यहाँ पे जनरेट हुआ, फिर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक, और फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जब इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा तो ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब सबको आप जोड़ दीजिए एक साथ, तो इसका करिस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ये। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए रूल क्या है, स्टेप नंबर 4, फॉर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ द बेसिक स्केलेटन एंड शो द पार्शियल बॉन्ड चार्ज और चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेसिक स्केलेटन कैसे ड्रॉ करेंगे। जो बॉन्ड या जो एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पहले उसको ड्रॉ कर लीजिए। देखिए OH आपका नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग जो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पहले इनका ड्रॉ कर लीजिए। और फिर उसके बाद जो डबल बॉन्ड है या इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज्ड हो रहा है, उसको डॉटेड वे में आप इसको क्या करिए, प्रेजेंट करिए। और एक चीज याद रखिएगा, जहां कहीं पे भी आपको ये साइन मिल जाए, डबल हेडेड एरो, ठीक है, डबल हेडेड एरो अगर आपको मिल गया कहीं पे भी, तो आप समझ लीजिए कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे आप इक्वल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये रियल स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल है, फेनॉल ऐसा होता है, इस तरीके का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, स्टेबिलिटी, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवेलेंट्स का काउंट कर लीजिए, जिसमें जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। जैसे देखिए फेनॉल की कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ABCDE, मतलब 5। ठीक है, तो पांचों में आप अगर काउंट करेंगे तो पाएंगे कि पांचों में कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या बराबर है, मतलब 11-11 सब में है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो फेल हो गया, यानी कि पहला रूल हमारा डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है कि इन पांचों स्ट्रक्चर्स में सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी। तो सेकेंड पे आते हैं, चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिस स्ट्रक्चर की जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर A, ठीक है, स्ट्रक्चर A और स्ट्रक्चर E, ये दोनों कैसे हैं, इसमें चार्ज नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे इन तीनों से, BCD से। तो A is equal to E will be higher stable than किससे, BCD से। अब हमको देखना है कि BCD में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए हम थर्ड पे आते हैं, सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज, डिग्री ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखिए इसमें क्या है, आपको ये देखना है कि अपोजिट चार्ज जिस स्ट्रक्चर में पास में होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जिस स्ट्रक्चर में अपोजिट चार्ज जो है दूर दूर होंगे वो कम स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो देख रहे हैं कि B और D इक्विवेलेंट है, और दूसरी चीज ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस के बीच में गैपिंग बहुत कम है।
देन द CK। तो B is equal to D will be higher stable than इससे C से। तो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ गया, A is equal to E greater than B is equal to D greater than C। ये होगा आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अच्छा, अब इसमें देखिए कि अगर मान लीजिए सपोज कि मान लीजिए आपके पास दो स्ट्रक्चर है, एक में O के ऊपर पॉजिटिव है और एक में O के ऊपर नेगेटिव है। तो चूंकि O इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पे माइनस ज्यादा सुटेबल होगा देन द प्लस। ठीक है, तो जिस स्ट्रक्चर में O के ऊपर प्लस होगा वो अनस्टेबल होगा देन द जिस स्ट्रक्चर में O के ऊपर माइनस होगा। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछते हैं, जैसे कोई भी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देंगे और उसमें से पूछ लेंगे कि आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अच्छा, अब नेक्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट, इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। ये होता है एक्चुअली जैसे जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें जो एक पोलैरिटी जनरेट होता है ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स। ठीक है, जो लोन पेयर्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, उनमें जो इंटरेक्शन होगा तो जो एक पोल बनता है, जैसे मान लो एक पे पार्शियल पॉजिटिव बन गया, एक तरफ पार्शियल नेगेटिव बन गया, इस तरह की जो पोलैरिटी जनरेट होती है उसको रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ये दो तरीके के, एक प्लस एम होता है और एक माइनस एम होता है। तो इसमें सबसे अच्छे से समझने वाली बात यह है कि कोई भी ग्रुप अगर आप देखना चाहते हैं कि वो प्लस एम है या माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है तो उसको आप बेंजीन पे लगा दीजिए। ठीक है, अगर वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है वो पर्टिकुलर ग्रुप, तो वो क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप होगा। अगर वो बेंजीन में से डेंसिटी को घटा रहा है, ठीक है, जो बैकवर्ड फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो वो माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है वो पर्टिकुलर। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए बेंजील ग्रुप है, इस पे मैंने क्लोराइड ग्रुप लगाया हुआ है। अब क्लोराइड के क्लोरीन के ऊपर जानते ही हैं कि 3 लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर है तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में रिपल्शन होगा और ये लोन पेयर बेंजीन रिंग की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और इसके जस्ट कॉन्ट्रास्ट अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कार्बन की तरफ होगा, सॉरी ऑक्सीजन की तरफ होगा, और यहाँ से जो दो पाई बॉन्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में है, ये भी ऑक्सीजन की तरफ मतलब बाहर की तरफ मूव करेंगे। इस तरीके का जो भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, मतलब आप देख रहे हैं कि अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में अगर सक्षम हैं तो आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप जो उससे जुड़ा हुआ है वो प्लस एम का है या माइनस एम का है। ठीक है, ओके, लास्ट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस या रेजोनेंस इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मान लीजिए आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 स्ट्रक्चर्स हैं और आपसे पूछा गया कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा कौन ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एसिडिटी शो करने में या बेसिसिटी शो करने में, अगर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व हो गए तो एसिडिटी या बेसिसिटी उस स्ट्रक्चर की घट जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, एक साइक्लोहेक्सेन लिया हुआ है, उस पे एमीन ग्रुप लगाया हुआ है, और यहाँ पे बेंजीन लिया हुआ है, उसके ऊपर एमीन ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो लोन पेयर होंगे ना, ये लोन पेयर क्या करेंगे, इसको डोनेट करेंगे, इस तरफ मूव होगा, प्लस एम शो करेगा। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर और पाई बॉन्ड में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और ये लोन पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व हो जाएंगे। बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये लोन पेयर जो है फ्री रहेंगे प्रोटोनेशन के लिए, मतलब बेसिसिटी शो करने के लिए। तो इसीलिए ये ज्यादा बेसिक होगा, स्ट्रक्चर ए ज्यादा बेसिक होगा देन द स्ट्रक्चर बी। सेकेंड में देखते हैं पोजीशन इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था, भूमिका जब मैं बता रहा था इस वीडियो का, उसमें ही बता दिया था कि बहुत
आपने सुना होगा कि सेकेंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, थर्ड पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जब हम किसी भी स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर किस किस पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और कहाँ कहाँ पे कम है। अगर जिस जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी यानी कि वो पोजीशन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, यानी कि उस पर अटैक कौन कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए ये एनिलीन है और यहाँ पे सेकेंड पोजीशन, ये मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन है अगर, तो ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड पोजीशन पे क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? इसको मेटा कहते हैं, आर्थो पैरा, ठीक है, सॉरी आर्थो मेटा पैरा, ठीक। तो आर्थो पोजीशन पे माइनस जनरेट हो रहा है, पैरा पोजीशन पे जनरेट हो रहा है। इधर भी देखिए यहाँ पे जनरेट हो गया, ये क्या है? ऑर्थो। ये क्या है? ऑर्थो। ये क्या है? पैरा। तो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे, ठीक है। तो एक ट्रिक और याद रखिएगा कि जितने भी आपके प्लस एम या एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन में बढ़ा देते हैं, वो सारे आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब वो क्या करेंगे? आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देंगे, यानी कि रिएक्शन हमेशा कहाँ कहाँ पे होगा? आर्थो पोजीशन पे होगा एंड पैरा पोजीशन पे होगा। अब देखिए लास्ट इसका है रिएक्टिविटी ऑफ केमिकल रिएजेंट। आप केमिकल रिएजेंट्स को मतलब कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा इन दोनों में से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्मामाइड लिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड लिया हुआ है, तो इन दोनों में से अगर पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है या कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर है और ये पाई बॉन्ड है, तो इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन होगा वो डोमिनेट करेगा और यहाँ से ये यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड O पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे O पे माइनस चार्ज जनरेट होगा। सेम यहाँ पे भी लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ पे ये शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट होगा। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है। तो देखना है कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है कि ऑक्सीजन। तो हमको पता चला कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब अगर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होता तो ज्यादा स्टेबल होता, यानी कि अगर प्लस है तो कम स्टेबल है, लेस्ट स्टेबल, यानी कि फॉर्मिक एसिड की स्टेबिलिटी फॉर्मामाइड के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, ठीक है, और रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा, मतलब फॉर्मिक एसिड ज्यादा रिएक्टिव होगा फॉर्मामाइड से। थैंक यू वेरी मच।